हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आपका देखा जाए तो आपका घाटा चक्र का ये प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो आपका देखा जाए तो वन लाइनर है। इसमें आपको देखा जाए तो आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक भारत यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपके बिहार एसआई पीटी के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लगा लेते हैं तो 50 से 60% आपका तो जीके जीएस यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। एक यानी मास्टर वीडियो आज का अपलोड होने वाला है। यानी आज का जो वीडियो है सिर्फ आपका इतिहास ही देखने को मिलेगा, और भी जो आपका वीडियो आएगा मास्टर वीडियो, इसमें आपका भूगोल हो जाएगा, और जिसके बाद देखा जाए तो विज्ञान हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं कि संविधान भी हो जाएगा। इस तरीके से आपका सारा वीडियो मास्टर वीडियो में आएगा। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना क्या बोलते हैं कि लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपको लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है कि आपका यहाँ पर रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बस आप चीज़ें को सुनते रहिएगा, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगला है कि पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाणकालीन यानी महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। नर्मदा क्षेत्र की खोज देखा जाए तो वर्ष 1982 में किया गया था। मानव कंकाल के साथ देखा जाए तो कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है कि गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। अगला है कि बुर्ज होम पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगला है कि चालकोली थिक युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणी पुरास्थल है, जो खारगोन जिले में स्थित है। नवदा टोली का उत्खनन देखा जाए तो HD संकलिया ने कराया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि नवपाषाण कालीन पुरातत्व यानी पूरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है, जो कि आपका संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। गुफाओं के शैल चित्र देखा जाए तो भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। अगला है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पे? तो रायसेन जिले में। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों का विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। आगे देखते हैं। भीमबेटका को जुलाई 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। भीमबेटका गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग में उकेरा गया, जिसमें हाथी, सांभर, हिरन, बाघ आदि के चित्र देखने को मिले हैं। भीमबेटका में 500 गुफाएं स्थित हैं। अगला है कि अब तक लगभग 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इनमें से 243 को क्रमांक देखा जाए दिया गया है। इसमें 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं कि गैरुवर्णीय गैरिक मृत भांड पात्र के साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अंतरिजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। अगला है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अब यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता या भी खोजकर्ता, प्रमुख स्थल और खोजकर्ता, और आपका यहाँ पे वर्ष दिया गया है। तो हड़प्पा देखा जाए तो दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था 1921 में। मोहनजोदड़ो की बात करें तो राखालदास बनर्जी 1922 में। रोपड़ की बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 55 के बीच में ये किया गया था। लोथल देखा जाए तो SR राव 1954-55, कालीबंगा BB लाल 1961 से 69 के बीच में। रंगपुर देखा जाए तो MS वत्स आपका 1934 से 35 के बीच में ये किया गया था। चनहुदड़ो की बात करें तो NG मजूमदार 1931, सुरकोटदा JP जोशी 1964, और बनावली देखा जाए तो RS विष्ट 1974 से 77 के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि सुरकोटदा JP जोशी 1964, बनावली की बात करें तो RS विष्ट 1974 से 77 के बीच में। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958, और कोटदीजी फजल अहमद खां 1957 से 58 के बीच में ये किया गया था। सुतका गेंडोर या आपका ओरल स्टाइल 1927। मांडा देखा जाए तो JP जोशी 1982 में, और बालाकोट की बात करें तो जॉर्ज F डेल्स 1973-76 के बीच में ये किया गया था।
बात करेंगे धौलावीरा जो जेपी जोशी 1967-68 के बीच में, मिताथल देखा जाए तो सूरजभान 1968 और राखीगढ़ देखा जाए तो सूरजभान 1969 में किया गया था। आगे देखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी के अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, जो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, आप इसको याद रखिएगा। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृत भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। अगला कि काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृत भांड, जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वही घूसर एवं चित्रित घूसर मृत भांड जो बाद के हैं, आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। अगला है, इसमें देखिए आपका दिया गया है कि हड़प्पा कालीन नदी और किनारे जो बसे आपका नगर है वो आपका संबंधित है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा जो नगर है इसके देखा जाए तो कौन सा नदी है इसके बगल में, तो रावी है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु, रोपड़ बात करें सतलज, कालीबंगा घग्गर, लोथल बात करें तो भोगवा, और सुत का गेंडोर देखा जाए तो आपका दास्तो हो जाएगा। अगला है कि इसमें बोला कि सोत का कोह तो सालिकोर हो जाएगा, आलमगीरपुर हिंडन हो जाएगा, रंगपुर देखा जाए तो भादर, उसके बाद कोट दीजी देखा जाए तो सिंधु नदी, कुनाल देखा जाए तो सरस्वती नदी, चनहुद्रो देखा जाए तो सिंधु नदी हो जाएगा। अगला है कि बनावली सरस्वती नदी हो जाएगा, मांडा देखा जाए तो चिनाब नदी, और भगवानपुरा ये आपका सरस्वती नदी हो जाएगा। और बात करेंगे दौमाबाद ये आपका प्रवरा, आमरी सिंधु, और राखीगढ़ देखा जाए तो आपका यहाँ पे घग्गर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। अगला है कि पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य प्रमुख स्रोत आपका यहाँ पे हो जाता है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी, लेकिन लोहा की जानकारी नहीं थी। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया गया था। परिपक्व हड़प्पा के तौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ देखा जाए तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन और भेड़ा आदि यानी भेड़ा वगैरह देखा जाए तो आदि ये सब आपका आकलन देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा गोदीबाड़ा। अगला है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। अगला है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति भी देखने को मिली है। अगला है कि सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला है कि सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला है कि राखीगढ़ हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। राखीगढ़ का स्थल देखा जाए तो खोजकर्ता वर्ष 1969 में सूरजभान ने किया था। मोहनजोदड़ो तथा चनहुद्रो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे कि रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के पास में स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। रंगपुर की खुदाई देखा जाए तो वर्ष 1953 से 54 के बीच में ए रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे, अगला है कि रंगपुर से पाक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, उसके बाद नालिया मृत भांड भी देखने को मिला है। अगला है कि दधेरी एवं परवर्ती पुरातत्व यानी पूरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास में स्थित है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखा जाए तो उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, किसकी पूजा करते थे तो पशुपति शिव की पूजा। इसका प्रयोग मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है,
उस योगी की दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। अगला है कि योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं, याद रखिएगा। मार्शल महोदय ने इसे रुद्रशिव के यानी रुद्रशिव से संबंधित किया है। अगला है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशक पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन यानी मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई किया था। वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण देखने को मिला है। अगला है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति किया गया था। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल यानी आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकलन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले सांड का है या फिर कुबड़ वाले बैल का है। अगला पॉइंट है कि कालीबंगा के मृत पट्टिका पर एक ओर दोहरे सिंग वाले देवता का अंकलन है। अगला है कि दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। अगला है कि सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी उस टाइम, मात्र देवी की। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। अगला है कि मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। अगला कि सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि यानी आविष्कार करता थे। अगला कि सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। कौन सा लिपि? तो प्राचीनतम लिपि। अगला कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अब यहाँ पे देखेंगे प्रमुख धातु एवं प्राचीन स्थल, कच्चा माल और स्थल। तांबा देखा जाए तो खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान, और लाजवर्द देखा जाए तो आपका बदखसा आपकी अफगानिस्तान। फिरोजा टीन देखा जाए तो ईरान हो जाएगा। आगे देखेंगे चांदी के बारे में तो राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान। सीसा देखा जाए तो अफगानिस्तान, और शिलाजीत देखा जाए तो हिमालय, और गोमेद देखा जाए तो आपका गुजरात हो जाएगा। अगला है कि आर्य संस्कृति भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या फिर कुलीन है। अगला है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। याद रखिएगा, ये वाला भी इम्पोर्टेंट, श्रेष्ठ या कुलीन, और दूसरा भी इम्पोर्टेंट है। अगला है कि वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका ऋग्वेद है तथा इससे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है ऋग्वेद को। अगला है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है, तीनों को। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र तथा विष हो जाएगा। अगला है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का शब्द यानी शूद्र शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। अगला है कि अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, याद रखिएगा, औषधियों से। चलिए आगे देखेंगे। अगला कि अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत का उल्लेख किया गया है। अगला है कि ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रथाएं हैं यानी प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं, और ऋग्वेद में कुल मंडल देखा जाए तो टोटल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल आपका नवीनतम है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। ठीक है। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इनमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ से साक्ष्य भी देखने को मिलता है। अगला कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक आपका देखा जाए तो शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद और गद दोनों में देखने को मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है।
यजुर्वेद का अंतिम भाग देखा जाए तो ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुसंधान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से होता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़ करके से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। आगे देखेंगे कि सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। एक आपका कौमुदीय, राना यनीय तथा आपका जैमिनीय हो जाएगा। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, आप इसको याद रखिएगा। अगला कि उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा भी मिलती है। अगला कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। अगला है कि विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहनन यानी जबाली हो जाएगा, कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। वैदिक संहिताओं का सही क्रम याद रखिएगा। वैदिक संहिताएं ब्रह्म, आरण्य, उसके बाद आपका उपनिषद हो जाएगा। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रथम या फिर सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी सरस्वती। आगे देखेंगे कि सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा भी कहा गया था। अगला है क्या कि ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभ, काबुल, कुमरू, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या बोलता है कि ऋग्वैदिक नदियाँ और आपका आधुनिक नाम। तो दशहस्ती देखा जाए तो चिंतंग या फिर घग्गर हो जाएगा। शत्रुद्री आपका सतलज, पुरुषनी आपका रावी, कुंभा, काबुल, ये सब का आपका प्राचीन आधुनिक नाम कुछ दिया गया है। अगला है कि अस्किनी, चिनाब, विपाशा आपका व्यास हो जाएगा। गोमती, गोमल, कुमरू का देखा जाए तो कुर्रम हो जाएगा। आगे है कि सदा, नीरा, गंडक हो जाएगा। सुवास्तु आपका स्वात हो जाएगा। अगला है कि आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ था। छंदोग्ध उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला है कि वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रावधान माना जाता था। इसी कारण वरुण को ऋत स्पोगोपा भी कहा जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित भी माना जाता था, तो आप इसको याद रखिएगा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्वारा, उसके बाद लोपामुद्रा भी आदि इसमें प्रचलित है। अगला है कि लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋषि की पत्नी थी। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। याद रखिएगा, सोने के हार को क्या कहा था? निष्क। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या है कि बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। अगला है कि प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका हो जाएगा। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई यानी एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवता यानी इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख भी देखने को मिलता है। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। अगला है कि शतपथ ब्राह्मण आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण है। अगला है कि पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है या फिर हुआ है। गौत्र शब्द का सर्वप्रथम देखा जाए तो उल्लेख आपका ऋग्वेद में देखने को मिला है। आप इसको याद रखिएगा, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो 10 राजाओं का युद्ध यानी पुरुषी नदी, आधुनिक रावी नदी पर ये आपका के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदास से भी विजय हुआ था। ऋग्वैदिक आर्यों के यानी पंचजनों में यदु, द्रुद, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया था। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। आगे देखते हैं। अगला कि सभा श्रेष्ठ या फिर संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। अगला कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था।
ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक तपाती सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता था, जिससे 250 सूक्त समर्पित हैं। अगला है कि ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो समुद्र का देवता एवं मृत का नियामक माना जाता है। अगला है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। पुराणों की संख्या देखा जाए तो 18 है। पुराणों की रचना लोहमर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा किया गया था। आगे है कि पुराणों में भविष्यतम काल शैली में कलयुग के राजाओं का वितरण मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अगला कि यह भारत के राजचिन्ह भी राजचिन्ह पर भी अंकित है। ऋग्वेद की मूल लिपि आपके ब्राह्मणी थी। ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला है कि वैदिक काल में गाय को अघन्या तथा न मारे जाने योग्य कहा जाता था। आप इसको याद रखिएगा, ये गाय से आपका संबंधित है। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य कोलीय वंश की कन्या थी। अगला है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई थी। अगला है कि मौर्य वंशी शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने मल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया था। अगला है कि बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए, यानी इसके पहले वो बुद्ध नहीं थे। जब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था वो बुद्ध नहीं थे। जैसे ही ज्ञान उनको प्राप्त हो गया वो उनको बुद्ध कहलाया गया था। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य देखा जाए तो कौशल राज्य में हुए थे। महात्मा बुद्ध वत्स राज्य उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे, याद रखिएगा। अगला कि प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल के बाद राजगिरी की सप्तवर्णी गुफा में हुआ था। अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता देखा जाए तो महाकश्यप या फिर महाकश्यप ने ही किया था। अगला कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक यानी शिशुनाग वंशी के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों के बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला है कि मोगलीपुत्तिस्त यानी तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुडनलव कश्मीर से संपन्न हुआ था। अगला कि इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष देखा जाए तो अशोकघोष ने किया था। अगला है कि देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा बौद्ध सभाएं दिया गया है आपका, यहाँ पे सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और राजा। तो प्रथम बौद्ध आपका 483 ईसा पूर्व राजगिरी स्थान, महाकश्यप इसके अध्यक्ष और राजा अजातशत्रु। संगीत आपका पर्व हो जाएगा, अध्यक्ष आपका महाकश्यप यहाँ पे कुछ दिया गया है, ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में वैशाली में सुबुकामी कालाशोक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र अशोक के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति देखा जाए तो ये आपका कुंडलव हो जाएगा। वसुमित्र आपका कनिष्क के उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं। देवदत्त पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी भी बन गया था। अगला है कि प्रथम बौद्ध यानी प्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था वे इस प्रकार के हैं: दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
बुद्ध के जीवन से संबंध प्रतीक, ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए घटना और आपका प्रतीक दिया गया है। जन्म आपका कमल व सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष हो जाएगा, निर्माण देखा जाए तो पद चिन्ह हो जाएगा, मृत्यु सभी को पता है आपका स्तूप से संबंधित है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ के यानी बौद्ध संघ में विष्णु की रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। अगला है कि बौद्ध धर्म यानी बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक भी कहते हैं। विनय पिटक याद रखिएगा, और विनय पिटक संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक आपका दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। इसमें 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित हैं। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। अगला है कि भरहूत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने यानी अशोक के शासनकाल में हुआ था। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पैठन थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। अगला है कि महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था, जिसके चारों ओर काष्ठ की देविका बनी थी। शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया तथा वैदिक यानी वेदिका भी पत्थर की ही बनाई गई थी। अगला कि सातवाहन युग में वेदिका के चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए थे। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज के तौर पर माना जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी गौतम बुद्ध को जाना जाता है। अगला है कि गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन एनॉल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। यह लंदन में 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे देखेंगे। अगला कि लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का यानी पैठी एवं खड़ी स्थितियां में निर्माण हुआ है। अगला है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित यानी पोडस महाजनपदों में से मल एवं महाजनपद था। अगला है कि नागा अर्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र अशोघोष चरक भी थे। अगला है कि हेन सांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शन शक्तियों में भी एक कहा है। अगला है कि जैन धर्म के मूल संस्थापक या फिर प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या फिर आदिनाथ माने जाते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 850 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम या फिर कुंडलपुरम में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। ठीक है। अगला कि भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। उनके प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था। जमाली उनका प्रथम शिष्य था। आगे देखते हैं कि प्रथम जैन तीर्थंकर या फिर उनके प्रतीक चिन्ह, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो देखिए, पहले आपका बैल यानी ऋषभदेव, और दूसरा आपका देखा जाए तो अजितनाथ हाथी, और 22वें देखा जाए तो आपका अरिष्टनेमी शंख हो जाएगा। 23वें देखा जाए तो पार्श्वनाथ सर्प हो जाएगा। महावीर 24वें हो जाएगा सिंह। ये देखिए, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखा जाए तो आपका दूसरा और आपका 22वां 23वां पूछा जाता है। ठीक है, आगे याद रखेंगे। अगला है कि प्रभास सरीगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। आगे देखेंगे कि कौशाम्बी का
प्रभासगिरी स्थल छठवें जैन तीर्थंकर यानी पद्म प्रभु से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है कि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधनों के पश्चात जिरिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे से केवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, फलतः वे केवलिन कहलाए थे। अगला है कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। आपका सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान हो जाएगा। जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। अगला कि जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवस्थित किया गया है, आप ये बोल सकते हैं। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। अगला कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब यहाँ में थोड़ा सा जैन संगीतियाँ याद रखिएगा आप सभी लोग। प्रथम 310 ईसा पूर्व स्थल देखा जाए तो पाटलिपुत्र, अध्यक्ष देखा जाए तो स्थूलभद्र हो जाएगा। द्वितीय 6ठी शताब्दी में हुआ था वल्लभी गुजरात, और आपका क्षमा श्रवण आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखा जाए तो 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृतिक की विशिष्ट शाखा अर्ध मागधी में लिखा गया है। अगला है कि आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत्तक कल्पसूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया है। अगला है कि अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काट करके आजीविकों के लिए आवास बनाया गया था। अगला है कि अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाएं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। अगला कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। श्रवण बेलगोला में गंग शासक यानी रचमल के शासनकाल में चामुंडराय नाम के मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमट की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। अगला कि 16 महाजनपद एवं राजधानियाँ दिया गया है, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंग आपका चंपा हो जाएगा, मगध गिरिब्रज राजगिरी हो जाएगा, काशी वाराणसी, वत्स आपका कौशाम्बी हो जाएगा। आगे देखेंगे वज्जी आपका वैशाली, कौशल आपका साकेत तथा श्रावस्ती, अवंती देखा जाए तो उज्जैन महिष्मती, मल आपका कुशीनगर और पावा, पांचाल आपका अहिच्छत्र एवं अहिच्छत्र तथा काम्पिल्य हो जाएगा। अगला है चेदी, ये आपका सोती यानी सोत्थीवती, कुरु आपका इंद्रप्रस्थ, मत्स्य आपका देखा जाए तो विराटनगर, कंबोज देखा जाए तो आपका हाटक या फिर राजापुर हो जाएगा, सुरसेन आपका मथुरा, और अस्मक देखा जाए तो पोटिल या फिर पोतन हो जाएगा। अगला है गांधार आपका तक्षशिला हो जाएगा। अगला है कि बाहुबली प्रथम सैन तीर्थंकर देखा जाए जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। अगला कि पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिस नामक ब्रह्मचारी ने किया था। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिस को शिव का अवतार मानते हैं। ठीक है। अगला है कि कापालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। उसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते थे। अगला है कि भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। याद रखिएगा। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाएं और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाएं। आगे देखते हैं। अगला है कि भागवत यानी वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जिनका सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में देवक्री यानी देवकी पुत्र तथा आंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ था। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलक्ष्य प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है।
अगला कि गरुड़ स्तंभ से पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत यानी हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवा कर उसकी पूजा किया था। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। उपनिषद ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता को वेदांत की प्रशस्ता नत्रयी कहा जाता है। अगला कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। रामायण के रचयिता सभी को पता है वाल्मीकि हैं। बौद्ध ग्रंथ यानी अंगुत्तर निकाय की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची या फिर सूचना मिलती है। अगला है कि जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने होते हैं। अगला है कि ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के बीच प्राप्त होते हैं। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद वसा हुआ है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और आपका दक्षिणी अवंती। ठीक है, मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। मत्स्य की राजधानी आपका विराटनगर थी। अगला कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बना करके किया था। आगे देखते हैं। अगला कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की समृद्धि तथा शासन व्यवस्था का वर्णन मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में किया था। उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। अगला है कि उदयन वासदत्ता कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक थोड़ा सा लंबा दिया गया है स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया गया है। मगध साम्राज्य की महत्वता यानी महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक कुल के संबंध था। ये याद रखिएगा कि वह हर्यक कुल से संबंधित है। अगला कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जैव जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश यानी चंड प्रघोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। अगला कि वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश आपका कौन था? तो बृहद्रथ राजवंश था। अगला कि मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व में अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश चंड प्रघोत पराजित कर अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगला है कि पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक देखा जाए तो महापद्मनंद शूद्रक यानी शूद्र शासक था। इसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण किया था। एक छत्र की उपाधि धारण किया था। पुराणों में इसे सर्वत्रांतक और अप्रोपर सुराम कहा गया है। थोड़ा सा अलग नाम है, याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नंद वंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। अगला है कि हाथी गुफा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी है। हाथी गुफा अभिलेख से महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षण हरिसेन समुद्रगुप्त हो जाएगा। कौटिल्य यानी चाणक्य आपका चंद्रगुप्त हो जाएगा। अश्वमेध देखा जाए तो आपका कनिष्क हो जाएगा। आंखें देखेंगे कि नागार्जुन कनिष्क, चरक कनिष्क, बाणभट्ट हर्षवर्धन, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे कि पुरु यानी पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच में बसा हुआ है। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ न इलाके प्रदान भी दे दिए थे।
अगला है कि मौर्य राजवंश 323-184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अगला है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि विलियम्स जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रू यानी सेंड्रो कोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। अगला है कि एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रो कोट्स के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, देखिए इसमें पूछा गया है कि एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। अब इसमें आपका क्या दिया गया है कि प्रमुख भारतीय शासक तथा उनकी उपाधियां दिया गया है। भारतीय शासक उपाधियां यानी बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक आपका देखा जाए तो देवनाम, प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त देखा जाए तो कृतांत, परशु हो जाएगा। अगला है कि चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय देखा जाए तो विक्रमादित्य, हर्षवर्धन देखा जाए तो आपका शिलादित्य हो जाएगा और कनिष्क देखा जाए तो देवपुत्र हो जाएगा। अगला है कि जस्टिन ने सेंड्रो कोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासक के यानी अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण भी उपलब्ध हैं, 15 अभिकरण। अगला है कि अर्थशास्त्र के यानी अर्थशास्त्र में राज्य, सप्तांग, सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्यवस्था मिलती है। अगला है कि बिहार में पटना के समीप यानी बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवने के अवशेष प्रकाश में आए हैं। अगला आपका प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानियां दिया गया है। आपका हर्यक वंश बिंबिसार राजगृह, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र, गुप्त वंश पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र, सातवाहन सिमुख प्रतिष्ठान, गुप्त वंश श्रीगुप्त पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला है कि वर्धन वंश आपका पुष्यभूति थानेश्वर, गढ़वाल चंद्रदेव कन्नौज, पल्लव वंश सिंह विष्णु चांचीपुरम, राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग मानेखेट हो जाएगा। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त किया था। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्या है, अगला है कि 269 ईसा पूर्व के लगभग अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय देवाना प्रियदेशी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या फिर देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धनम कहा गया है। अगला है कि दशरथ भी अशोक की तरह यानी देवनाम मप्रिय की उपाधि धारण करता है। अगला है कि अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिससे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अगला है कि मौर्य काल में व्यापारिक काफिले को सार्थवाहक यानी सार्थवाहक की संज्ञा दी गई थी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ किया था। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है कि लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती देखने को मिलता है। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में हैं। अशोक के अभिलेखों का विभाजन देखा जाए 3 वर्गों में किया गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और आपका क्या लिखा है, गुहा लेख। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि अशोक के शिलालेख यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम शिलालेख आपका पशु बलि की निंदा, दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा, तीसरा शिलालेख अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा, उसका 5वां शिलालेख देखा जाए धर्म महामात्रों की नियुक्ति, छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा, 11वां धम्म की व्यवस्था और देखेंगे 13वां कलिंग युद्ध का वर्णन। देखिए शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं।
अब देखिए प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, मीमांसा आपका महर्षि जैमिनी, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन आपका महर्षि कणाद हो जाएगा। आगे क्या है, अगला देखते हैं कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों यानी शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी में लिखी गई है। तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया है कि भग्न अभिलेख यानी भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेइक लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा ये लिखा गया है कि लंगमान नामक स्थान से अरमेइक लिपि में लिखा गया है। अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। जेम्स प्रिंसेस को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यानी लुम्बिनी की यात्रा भी किया था। अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया तथा भूराजस्व 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया है। अगला है कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। अशोक के दीर्घ शिलालेख में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय भी बताया गया है। अगला है कि अशोक के दूसरे तथा 13वें शिलालेखों में संगम राज्यों चोल पांड्य, उसके बाद सत्यसूत एवं केरलपुत्र सहित ताम्रवर्णी की सूचना मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक आपका ये सब आपका दिया गया है और ये सब आप पढ़ लीजिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार से है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री हो जाएगा आप सभी लोगों का। अगला है कि मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं, आप इसको अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्या है, प्रांत और आपका राजधानी दिया गया है। तो उत्तरापद तक्षशिला, अवंतिरठ आपका उज्जयिनी, कलिंग आपका तोसली, दक्षिणापद सुवर्णगिरी, पांच या फिर पूर्वी प्रदेश आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला है कि भाग एवं बलि प्राचीन भाग में राजस्व के स्रोत थे। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या फिर सीमावर्ती दुर्ग के देखभाल करता था, जबकि दत्तेष्टा विषयों या फिर कमिश्नरियों का प्रशासक था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला है कि मौर्य थोड़ा सा क्या बोलता है, टाइम देख लीजिएगा कितना बज रहा है, अभी करीबन 2 बजने वाला है सुबह का, ठीक है। क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जा रहा है, इसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कभी भी रात में कुत्ते वगैरह भी भौंकने लगते हैं। चलिए देखते हैं, आपका वीडियो भी प्रोवाइड करना है। आप सभी लोगों का कमेंट आता है कि सर मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए। देखते हैं, पाण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग था, सुनाध्यक्ष बूचड़खाने के प्रभारी थे। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख देखा जाए तो नागरक या फिर पूर्व मुख्य था, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अगला कि यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है। अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। पुष्यमित्र शुंग ने 1084 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना भी किया था। अगला है कि वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक यानी सिंधुक द्वारा मार दिया गया था। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील यानी खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली थी। अगला कि शक क्षत्रप रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन भी देखने को मिलता है। गुप्तोत्तर काल के मंदिर एवं निर्माणकर्ता, पुरी का जगन्नाथ मंदिर अंतवर्मन
चोटगंग हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम। कंदरिया महादेव का मंदिर ये क्या लिखा है, थंगदेव चंदेल हो जाएगा। कैलाश मंदिर कृष्णा प्रथम। एलिफेंटा का गुहा मंदिर ये आपका राष्ट्रकूटों के द्वारा। तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय आपका यहाँ पे हो जाएगा। वृद्धेश्वर मंदिर राजराज प्रथम। मुक्तेश्वर मंदिर नंदीवर्धन द्वितीय। और बैंकुठ पेरुमाल मंदिर आपका नंदीवर्धन द्वितीय। महाबलीपुरम एकाश्वर रथ आपका नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि स्टेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। आगे देखेंगे, अगला कि उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। अगला है कि कुषाण यूची कबीले से संबंधित है। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकलन भी मिलता है। कुषाण शासकों में विम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, याद रखिएगा। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया था। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। आगे देखेंगे कि सौंदर्यानंद बुद्धचरित्र तथा शरीपुत्र प्रकरण अश्वमेध की प्रमुख रचनाएं हैं। अश्वघोष नागार्जुन पांचाल तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। आगे देखेंगे, पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभियोग या फिर माफ कीजिएगा अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, एक गांधार शैली, दूसरा आपका मथुरा शैली हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, अगला कि भारतीय और यूनानी आकृति के सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या फिर शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। अगला कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथाएं प्रारंभ हुई थी। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया था। अगला कि वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वह कर्ण या फिर कन्यावन नाम से जाना जाता है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पैठन में अवस्थित थी। अगला है कि पुराणों में इस राजवंशों को आंध्रमृत या फिर आंध्र जाति कहा जाता है या फिर कहा गया है। कलिंग का चैदिवंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में एक था। अगला है कि उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 भील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुफा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण किया था। आगे देखते हैं। अगला है कि वाकटक शासक प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया है। कन्नौज को महादया महोदयाश्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। अगला है कि इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर के उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से 75 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के सिंधी विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता भी कहा गया है। आगे देखते हैं कि पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह III को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। आगे देखेंगे कि शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि यानी शाकारी भी थी।
चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। हुडों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट यानी स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों से बुरी तरह परास्त भी हो गया था। आगे देखेंगे कि गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साक्ष्य ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। अगला है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। अगला है कि धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। अथर्ववेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना भी की थी। आगे देखेंगे। अगला है कि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना किया था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार भी कहा जाता था। चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौडियों का प्रयोग करते थे। आगे देखेंगे कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखकीय साक्ष्य एरड़ से प्राप्त हुआ है। एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है कि गुप्त शासक यानी गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत की तिथि देखा जाए 319 है। गुप्त संवत के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दे दिया था। अगला है कि गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग अथवा ये क्या लिखा है विदक भागल कहा जाता है या फिर कहा गया है। अगला है कि ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर एवं स्थितियाँ। ठीक है, इसमें आपका इमारतें और स्थितियाँ दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें दिया गया है कि अजंता एवं एलोरा गुफाएं, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है। अगला है कि शांति निकेतन वीरभूति पश्चिम बंगाल। अगला है कि एलिफेंटा गुफा क्या है, एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र। महाबलीपुरम मंदिर मामल्लपुरम। सांची स्तूप रायसेन। आगे देखते हैं कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। सूर्य मंदिर कोणार्क। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ। कैलाश मंदिर एलोरा हो जाएगा आपका। और ऋषिकेश्वर मंदिर नासिक। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। होसलेश्वर मंदिर आपका हैलीबीड में अवस्थित है। अगला है कि रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर मदुरै और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। नटराज मंदिर चिदम्बरम। वेंकटेश्वर मंदिर आपका तिरुपति हो जाएगा। अगला कि जगन्नाथ मंदिर पुरी। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू। खजुराहो मंदिर आपका छतरपुर आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर। कहता है कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशे शब्द का प्रयोग होता है। अगला है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हुड आक्रमण का नेता था। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से भी जाना जाता था। अगला देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप से पहुंचा था। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। अगला है कि महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का संस्थापक आचार्य माना जाता है। अगला क्या कहता है कि न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया था, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या कहता है, अगला देख लेते हैं। पक्षपात कहा जाता था। अगला कि गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल कर्नाटक लेख में, यानी ऐहोल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख 634 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। यह संस्कृत काव्य में लिखा है। अगला है कि ऐहोल अभिलेख में जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से लेकर के 756 ईस्वी तक था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी से दंती दुर्ग ने किया था। उसने मानेखेट को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है कि दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री
भामन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। अगला है कि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। अगला है कि हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है या फिर कहा गया है। हेन स्वांग 16 समारोह में उपस्थित था। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेन सांग ने भारत आगमन किया था। अगला है कि अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी युकी कहा जाता है। इसने भीनमाल यानी भीनमाल की भी यात्रा किया था। हेन स्वांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यात्रा करता था। 637 ईस्वी में हेन स्वांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। हेन स्वांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखेंगे कि प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इन तू तथा थियान तू नाम से किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल 770 से लेकर के 810 ईस्वी में इसके द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। अगला है कि खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची का स्तूप शामिल है। अगला है कि खजुराहो का मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ यानी ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। ठीक है, अगला है कि माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला है कि एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं मिली हैं जिसमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव के संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी देखने को मिलता है। एलोरा की कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अब यहाँ पर देखेंगे गुप्तकालीन प्रथम मंदिर विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नचरा ठाकुर मध्य प्रदेश और आपका दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर मोह मध्य प्रदेश, भीतर गांव मंदिर आपका कानपुर उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे हो जाएगा। अजंता की गुफा संख्या 16 से उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र एलोरा से प्रशंसनीय है। अगला है कि पुरी की स्थित कोराड़ का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोड़ा भी कहा जाता है यानी ब्लैक पैगोड़ा। अगला है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा ये कराया गया था। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। अगला कि जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। अगला देखेंगे कि अंकोरवाड़ मंदिर समूह का निर्माण कंपुचिया यानी वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्धन सेकेंड द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर वर्तमान अंगकोर में कराया गया था। अगला है कि बोरोबुदूर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। बोरोबुदूर एक यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत स्थल स्थित है। पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पल्लवकालीन मामलों शैली में बने रथों या फिर एकाश्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है।
अगला है कि संगम युग में दक्षिण भारत में पांडव राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। आपका संगम वन स्थान और का अध्यक्षता दिया गया है। संगम प्रथम मदुरई अगस्त्य ऋषि, द्वितीय संगम कपाटपुरम, उसके बाद अगस्त्य ऋषि तथा आपका क्या लिखा है तोलका पियम हो जाएगा, पियर हो जाएगा। तृतीय संगम आपका मदुरई और आपका नकीरा हो जाएगा। अगला कि दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। महर्षि अगस्त्य को तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। शिलपादिकारम का लेखक इंग्लो आडिगल था। ठीक है, आगे देखते हैं कि संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है, इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुर ने किया था। चोल संप्रदाय चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिरों जो फिर राजेश्वर या फिर बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, इसका निर्माण राज प्रथम के काल में हुआ था। अगला है कि चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त ये क्या लिखा है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, गंगकोंडचोरपुरम हो जाएगा, भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। परांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा को हरा करके मदुरे कोंड की उपाधि धारण किया था। अगला है कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित किया था। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु यानी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि कंबन ने 12वीं शती ईस्वी के तमिल रामायण एवं फिर रामावतारणम की रचना तमिल भाषा में किया था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी सभी को पता है मानेखेट थी। होयसलो राजधानी की द्वार समुद्र थी। अगला है कि हर्ष की संस्कृति के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हो जाएगा। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। अगला कि प्रमुख लेखक या फिर उनकी रचनाएं देख लीजिएगा। आपका यहाँ पे सोशर्मा देखा जाए तो कांतरंग हो जाएगा, भारवी, किराता जूनियर, राजशेखरन देखा जाए तो कर्पूर मंजरी हो जाएगा, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, विशाखा दत्त, देवी चंद्रगुप्तम हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप रिवीजन करने के लिए आपको बहुत ही बेहतर होगा। अगला है कि जैनक पृथ्वीराज द्वितीय, सारंग देव, हमीर रासो, विलहर देखा जाए तो विक्रमा देव चरित्र हो जाएगा। अगला है कि पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। देवपाल ने जावा शैलेंद्र वंशी शासक बालुपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दे दिए थे। अगला है कि जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। धर्मपाल ने विक्रमाशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध बिहारों का स्थापना किया था। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से लेकर के 885 था। विज्ञानेश्वर हिमाद्री एवं जीमूत वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। अगला है कि विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा था। जीमूती वाहन ने दायभाग नामक ग्रंथ की रचना किया था। अगला है कि भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। अगला है कि यहाँ पर वाग्देवी भागवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित है। रुद्रमा देवी का संबंध जिस वंश से था वह काकतीय था। अगला काकतीय संप्रदाय की राजधानी आपका वारंगल थी। अब देखिए आपका मध्यकालीन इतिहास है, ये आपका सेकंड वीडियो में होगा और थर्ड जो आपका वीडियो होगा वो आपका आधुनिक भारत होगा।
तो अगर आप सभी लोग सोचते हैं कि मध्यकालीन भारत का भी वीडियो आए तो वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। कम से कम इस वीडियो का टारगेट 500 लाइक का होगा, तभी मैं कोशिश करूँगा मध्यकालीन भारत लाने का। इससे आप कम से कम 2 से 4 बार देखेंगे तो मैं आपको रियली बता रहा हूँ, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छा खासा आपका नोट्स के रूप में ये क्वेश्चन दिया गया है वन लाइनर फॉर्म में। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।